Hello students, today we will continue exercise 1.2 from question number 3. Question number 3 is find the integers x for the following. यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. आपको कंपेयर करके बताना है कि इसमें जो एक नंबर यहाँ मिसिंग है x, इसकी वैल्यू क्या होगी. ओके, तो आप यहाँ देखो 2 है, -3 है, x है. राइट साइड में भी आपके पास 2 है, -3 है, 2 है और 10 है. तो हम इसे किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप लेफ़्ट साइड से करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करना है. अगर आप राइट साइड से करेंगे तो आपको 2 कॉमन लेना है. ओके, और कुछ नहीं करना. क्यों? क्योंकि बीच में ये जो प्लस का साइन है ये इसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, और दोनों टर्म के पास में एक नंबर ऐसा है जो कॉमन लिया जा सकता है, जैसे 2. ठीक है, इस टर्म के पास भी है और इस टर्म के पास भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे. या अगर आप इस साइड से सॉल्व करते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी. ओके, तो हम किसी भी साइड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही मीनिंग रहेगा. मैं इधर से करती हूँ, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने किया -3 में, प्लस का साइन. ओके, और 2 का मल्टीप्लाई किया हमने x में, इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 10. तो आप देखेंगे इक्वल टू का साइन दे रहा है, तो हमें ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी. तो फर्स्ट टर्म चेक किया तो 2 इंटू -3 है. राइट साइड में चेक किया तो सेम टर्म है आपके पास 2 इंटू -3, यानी ये टर्म तो हमारे पास बिल्कुल सेम है. प्लस का साइन भी मैच हो गया. यहाँ 2 इंटू 10 है, यहाँ 2 इंटू x है, यहाँ पर 2 इंटू 10. 2 से 2 मैच हो गया, मल्टीप्लाई का साइन भी मिल गया. तो आप x की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या मिली आपको कंपेयर करने पर x की वैल्यू 10 दे रहा है. ओके, यही आपका आंसर है, क्योंकि वो फाइंड किसके लिए कह रहा है आपसे, x की वैल्यू के लिए. ओके, सेम इसी तरीके से हम b पार्ट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे. ओके, जैसा हमने ए पार्ट में किया था, सेम प्रोसेस. हम यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट का मतलब है x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x का मल्टीप्लाई 54 में भी है. हम दोनों तरफ करते हैं. x इंटू -10 -80 प्लस x इंटू 54 इज इक्वल टू 24 इंटू -80 प्लस x इंटू 54. जो आपकी राइट साइड में वैल्यू थी वो हमने सेम नोट की. अब आप कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म में x इंटू -80 है, यहाँ पर 24 इंटू -80 है. ओके, सही लिखा है. ओके, x इंटू -80 24 इंटू -80, तो -80 से -80 मैच हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर, 24. ओके, यहाँ पर भी x इंटू 54 था और यहाँ पर भी x इंटू 54 था, तो बिल्कुल सेम हो गया. यानी आपने यहाँ पर देखा तो 54 से 54 मैच हो गया, x से x हो गया. अगर मैं x के प्लेस पर 24 यहाँ पर भी रखती हूँ तो 24 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, 24. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सी बहुत ईजी है. इसमें क्या कह रहा है आपसे, सी इसमें 42 इंटू x इंटू 42 और इक्वल टू 42, यानी यहाँ पर 3 टर्म्स दी हुई हैं उसने अलग अलग, और बीच में इक्वल टू का साइन 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ. तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी लानी है कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद 42 ही आंसर दे. उसने ये फाइनल आंसर दिया हुआ है आपको 42, तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसका मल्टीप्लाई अगर आप 42 में करेंगे तो आपको 42 ही मिलेगा. तो हम x की क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन अगर हम करें तो 1 ही मिलेगी आपको, इक्वल टू 42. 42 वन जा क्या होते हैं, 42. कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1.
ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और 42 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 42 इक्वल टू 42, यानी ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, x इंटू 42 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 42 के। हमने ये टर्म इसके इक्वल रख दी, ये टर्म भी इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है, मल्टीप्लाई x का ही हो रहा है। तो अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करते हैं, फाइनल आंसर में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डिवाइड कर दो, 42 अपॉन 42, 42 वन सा 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। आपके पास अभी भी x की वैल्यू 1 है और आपने नॉर्मल कैलकुलेशन की तब भी x की वैल्यू 1 है। तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ का करते हैं प्रोसेस। ओके, मैं सबसे पहले इस साइड को कैलकुलेट करती हूँ और सारे ब्रैकेट खोल देते हैं इसमें। ओके, -15 का मल्टीप्लाई किस में किया हमने, -15 का मल्टीप्लाई किया हमने 7 में, -7 में। ओके, और -7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ओके, यानी कहने का मतलब ये सिर्फ एक ये कैपिटल ब्रैकेट था, इसको हमने खोल दिया। अब हमने सारे नंबर्स को एक साथ कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस है नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, तो सारे नंबर सेम लिख सकते हैं आप। इधर भी ब्रैकेट खोल दिया हमने, -15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4, यानी बीच में ये जो ब्रैकेट था ये हमने रिमूव कर दिया और इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के मेथड में लिख दिया। ठीक है, -15 मिल गया, 4 से 4 मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पॉसिबल है आपके लिए, -7, क्योंकि 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें 2 तो मैच हो गए, एक साइड एक नंबर मिसिंग बता रहा है, दूसरी साइड वही नंबर दे रहा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको क्या, -7। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है जो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर होता है। तो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या लेते हैं हम, लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट में क्या कैलकुलेट करते हैं, 100 होता है हमारे पास 3 डिजिट नंबर, तो 99 क्या होता है 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर होता है आपके पास वो क्या होता है, 99। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 2 डिजिट का, 99। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 99। 99 है 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर्स है। ओके, और यहाँ पर हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब आपके पास क्या है, 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें वन ऑफ द नंबर इज -11। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट में 1 नंबर आपको गिवन है क्या, -11। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, वो कह रहा है अदर नंबर क्या होगा, -11 1 नंबर हो गया, अदर नंबर आपको कैलकुलेट करना है, अदर नंबर इज इक्वल टू किसके रखेंगे आप, 99 के। ओके, अब अदर नंबर को कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लाई -11 से हो रहा है, तो -11 का नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अदर नंबर हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके, अदर नंबर इज इक्वल टू 99 अपॉन -11। ओके, अब 11 का डिवाइड 99 में करते हैं, क्या आ गया 9 अपॉन -1, क्योंकि 1 टाइम है, और -1 का डिवाइड 9 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -9। तो हमारे पास अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर इज इक्वल टू -9। ओके, क्योंकि आपने ये लिखा है 9 अपॉन -1, जिसको हम -9 लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखो चेक करके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, -11 में -9 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस
प्लस और 11 9 जा 99, यानी हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या कैलकुलेट हो गया 99। तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। ओके, इसको ब्लॉक में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डिवाइडिंग -8016 बाई x। ओके, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दिया। -8016 में हमने डिवाइड किया x से, ऑन डिवाइडिंग -8016 बाई x कर दिया। द आंसर ऑब्टेन इज -16, आंसर आएगा आपके पास -16। तो आपको ये बताना है x की क्या वैल्यू थी जिससे हमने अगर इसमें डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा -16 मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, -16 का डिनोमिनेटर क्या है 1, 2 फ्रैक्शंस हैं और दोनों के बिटवीन किसका साइन है इक्वल टू का, तो हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये लिख दिया। कि अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो गया x इंटू -16 और 1 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया -8016। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट तो x की वैल्यू करनी है और मल्टीप्लाई हो रहा है -16 से, तो -16 का क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, x इज इक्वल टू -8016 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, -16 से हमने कर दिया डिवाइड क्योंकि इसमें हो रहा है -16 से मल्टीप्लाई, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। माइनस से माइनस कैंसिल, अब 16 का डिवाइड हमने 80 में किया तो 16 5 सा क्या हो गया 80। अब 16 का डिवाइड 1 में गया तो 1 में 16 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, जिसका हमने 0 ही लगाया। अब पूरा 16 हो गया, 16 1 ज़ा 16। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 501, यानी 501 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। ओके, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इवैल्यूएट। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके बताना है आंसर क्या होगा। नंबर्स क्या है 49, 89, -107 इंटू 0 इंटू 412। तो आप ध्यान रखें, जब इतने सारे हमारे पास नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और बीच में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से अगर आप 412 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई आपने 107 में किया 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई 89 में 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई 49 में 0, यानी आप कितना भी कैलकुलेशन कर लें आंसर 0 आएगा क्योंकि बीच में एक नंबर आपका 0 रख दिया। तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 होगा। ओके, तो फर्स्ट आंसर इजी था 0। सेकेंड नंबर है सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 16 की टेबल याद है तो 16 8 सा कर दीजिए, अदरवाइज 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले माइनस पर फोकस करा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 16 8 सा कितने होते हैं 128। ओके, तो आप 16 8 सा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 128। ओके, यहाँ पर भी इजी है, 48 में हमें किससे डिवाइड करना है -16 से। तो आप जब 16 की टेबल रीड करेंगे तो 16 3 सा कितने होते हैं 48, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था 3/-1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 3 सा 3 और माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे तो माइनस, आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर -3। ओके, अब ये नंबर है 12 + 9। सबसे पहले हम बॉड मास का जो मेथड लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 12 + 9 कितना हुआ आपके पास 21। ओके,
फिर डिवाइड का साइन है, लगा दिया हमने डिवाइड का साइन। अब आपके पास ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। 3 का डिवाइड 9 में करो, कितनी बार गया, 3 3 सा 9, तो 3 का डिवाइड अगर हम 9 में करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, वो भी किसका, माइनस का 3। ओके, हमने इसको लिख दिया -3। ओके, ये मैं यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। ओके, इसका डिवाइड इसमें किया -3। अब -3 का डिवाइड हम 21 में करेंगे, तो माइनस का नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 7 सा 21, यानी आपके पास 7 टाइम डिवाइड हो गया, और माइनस का डिवाइड प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। नेक्स्ट नंबर 15 + 60 -42। तो पहले दोनों जो प्लस के नंबर हैं उनको हम पहले प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितना हो गया, 66 + 1 75 -42। डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन, 3 का डिवाइड करना है, 3 से इसमें डिवाइड करना है, क्या नंबर आएगा, -11। ओके, अब इसको देखते हैं। 5 में से माइनस करा 2 3, 7 में से माइनस किया 4 3, डिवाइड किया किससे, -11 से। -11 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -3, 11 3 सा 33, और माइनस का साइन, आंसर क्या हो गया आपके पास, -3। ओके, लास्ट नंबर F। पहले हम क्या करते हैं, दोनों प्लस के नंबर को प्लस कर लेते हैं। हमने इन दोनों नंबर को प्लस किया, क्या आ गया, 15। दोनों माइनस के नंबर को प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो -12 -3 क्या हो गया, -15। ओके, डिवाइड साइन, -48। अब यहाँ हमने देखा तो 15 प्लस का है और 15 नंबर ही माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन के पर नंबर एक है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0 डिवाइड बाई -48। अब 0 में अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या है, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डिवाइड 51 बाई सम ऑफ -8 एंड -9। यानी 51 में हमें डिवाइड करना है किससे, ये जो 2 नंबर्स दे रखे हैं इनके सम से। ओके, तो आप कैसे करेंगे इसको, अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं समझ में आए ना तो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो इसी को रीड करके कर रहे हैं हम। तो 51 ये लिख दिया, उसने क्या कहा है, डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद उसने कहा है सम करना है, किसका, -8, यानी हम लिखेंगे इसको -8 में प्लस करना है किससे, -9 से। सम हो गया ना, सम जो कहा, यानी जो क्वेश्चन में कहा था वो हमने यहाँ पर एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। 51 डिवाइड साइन, -8 माइनस इंटू प्लस, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, -9 आ गया। ओके, 51 डिवाइड साइन, दोनों नंबर माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, -17। 8 + 9 17 और साइन माइनस का। अब 17 का हमें डिवाइड करना है, 51 में कितनी बार गया, 3 टाइम्स, और ये हो गया साइन किसका, माइनस का। तो हमारा इसमें डिवाइड करके क्या आंसर आया, -3 आंसर आया। यानी 51 में अगर हम 2 डिजिट का सम करते हैं, -8 और -9 का, तो हमारे पास आंसर -3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, के सम ऑफ, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है ना, इसी को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, और वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स, ओके, विथ द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट।
तो यानी सबसे पहले तो हम ये बताते हैं सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ 3 consecutive smallest positive integers या नंबर्स, कुछ भी लिख लो। ये अगर ये कह रहा है नंबर्स तो आप नंबर्स कर दो, क्योंकि इंटीजर और नंबर्स मीन्स यही है, का सम करना है। कौन कौन से होते हैं वो नंबर 1 2 3, लेकिन वो कह रहा है इसका सम करना है, तो हम इन सब का सम कर देते हैं। क्या होगा सम? 1 2 और 3 सबका सम किया तो क्या आ गया आपके पास? 6 नंबर, ठीक है। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से थे आपके पास? 1 था, 2 था और 3 था। सम करना था तो इनका सम कितना आ गया आपके पास? 6। अब वो कह रहा है सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट्स, यानी करस्पॉन्डिंग का मतलब अपोजिट साइन, इन सबके अपोजिट साइन, यानी अगर ये प्लस में है तो आप क्या लिखोगे? इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन प्लस का क्या होता है? माइनस में। तो आपको बताना है करस्पॉन्डिंग अपोजिट का मतलब साइन को हम चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव करस्पॉन्डिंग अपोजिट, ओके। सम ऑफ 3 consecutive corresponding opposite, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ corresponding opposite। क्या क्या होंगे? -1 प्लस -2 प्लस -3। करस्पॉन्डिंग अपोजिट -1 -2 -3 है, लेकिन वो आपसे कह रहा है इसका भी सम करना है, तो बीच में हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। अब देखो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस -2 -3। अब इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। नंबर सारे प्लस हो गए, लेकिन साइन किसका आ गया आपके पास? माइनस का, ओके। नेक्स्ट में वो कह रहा है स्टार्टिंग में फाइंड द प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। पहले उसने क्या कहा था? प्रोडक्ट ऑफ। कब करना है प्रोडक्ट? पहले इनका सम करेंगे पॉजिटिव नंबर का, फिर करस्पॉन्डिंग का सम करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। तो अब आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो इजीली। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या होगा आपके पास? 6, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। सेकेंड करस्पॉन्डिंग अपोजिट -6 का प्रोडक्ट कितना होगा? 6 इंटू 6 36, ये प्लस का ये माइनस का -36, यानी ये होगा आपका प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ सॉल्यूशन में थोड़ी सी हिंट लिखी है और क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनना। इन एन ऑफ सीजन सेल a shopkeeper makes a profit of ₹50 on sale of one shirt and a loss of ₹20 on sale of a pair of pants। यानी अगर हम शर्ट को सेल करते हैं तो हमें ₹50 का प्रॉफिट होता है एक शर्ट पर, ठीक है। और अगर हम पैंट का पेयर सेल करते हैं तो हमें ₹20 का लॉस होता है, यह भी क्वेश्चन में कहा है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में है फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय हिम। हमने कितनी शर्ट सेल की? आइडिया नहीं है हमने कितनी शर्ट सेल की, तो हमने क्या कहा? लेट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हमने x शर्ट सोल्ड की। अगर हम एक शर्ट सेल करते हैं तो हमें ₹50 का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये नहीं पता हमने कितनी शर्ट सेल की, तो आपने क्या लिखा? लेट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड x, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन शर्ट ₹50, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ x शर्ट, हमने x शर्ट पर कितना प्रॉफिट लिया? x इंटू 50, यही लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट में हमने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नेक्स्ट है इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम ₹820 एंड द नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड इज 4।
हमें एक पैंट के पेयर पे 20 रुपीज़ का लॉस होता है, यानी अगर 300 का पैंट है तो हमने उसको 280 रुपीज़ में सेल किया। क्यों? क्योंकि हमें 20 रुपीज़ का लॉस हो गया कि बार्गेनिंग की तो हमने लॉस में उसको सेल कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास शर्ट थी 300 की, हमने उसको 350 में सेल कर दिया तो हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमने कितनी शर्ट सेल की नहीं पता था, हमने एक्स ले ली। लेकिन पैंट जब हमने सेल की तो हमें लॉस हुआ 20 रुपीज़ का, लेकिन हमें ये पता है कि हमने पैंट 4 सेल की तो हमने कितनी पैंट को सेल कर दिया, लॉस ऑफ सेल ऑफ 4 पेयर ऑफ पैंट्स, यानी एक पेयर पर 20 रुपीज़ का लॉस हुआ तो 4 पेयर पर कितना लॉस हुआ, 4 × 20, यानी हमें कितना लॉस हुआ, 80 रुपीज़ का लॉस हो गया इसमें। किसमें? पेयर ऑफ 4 पैंट्स में। ओके, पेयर ऑफ एक्स शर्ट, सॉरी ओनली एक्स शर्ट्स पर हमें कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, x × 50। टोटल पैंट पर सेल करी, शर्ट सेल की, कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 820 रुपीज़ का। तो हमें प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट, अभी हम लॉस नहीं देख रहे, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 820 रुपीज़ का। प्रॉफिट में क्या आएगा, प्रॉफिट में शर्ट और पैंट दोनों आएंगी। ये तो हमारा प्रॉफिट था x × 50, क्योंकि हमने कितनी शर्ट सेल की पता नहीं, लेकिन 50 रुपीज़ पर शर्ट पर हमने प्रॉफिट लिया। लॉस हुआ पैंट पर तो ये हो जाएगा आपका -80 रुपीज़ इज इक्वल टू 820। 80 को हमने ट्रांसफ़र किया इधर तो कितना आ गया आपके पास में, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया। x × 50 इज इक्वल टू 820 प्लस 80 कितना हो गया, 900। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 50 से डिवाइड करेंगे आप, x इज इक्वल टू 900/50। 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 4 5 8 ज़ा 40, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 18। यानी हमने कितनी शर्ट को सेल कर दिया, हमने 18 शर्ट्स को सेल कर दिया। नंबर ऑफ शर्ट्स आपने कितनी कैलकुलेट कर दी, नंबर ऑफ शर्ट हो गई आपके पास 18। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू 18। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर हम सॉल्यूशन सही करते हैं तो हमें उसमें +3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, एंड -1 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग करना, कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन करेक्ट रॉन्ग किया है तो उस पर 0 नंबर नहीं मिलेगा। इनकरेक्ट आंसर का मतलब होता है उस पर हमने -1 दिया, यानी नेगेटिव मार्किंग चल रही है, आपको गलत करना ही नहीं है। गलत करने का मतलब है अगर +3 है उसमें से -1 हो गया एक क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन में 4 नंबर के प्लेस पर आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर पूरा सही है 3 मार्क्स का और सेकंड क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो -1 हो गया, +3 -1 का मतलब +2 कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसमें। सोना अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 20 मार्क्स। सोना ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर भी उसको 20 मार्क्स मिले। तो ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, फिर उसने बाद में चेक किया तो उसके सिर्फ 10 आंसर्स ही करेक्ट निकले। कि फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज़ ही अटेम्प्ट, उसने कितने गलत आंसर्स दिए थे ये हमें नहीं पता। सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन वर गिवन इन द टेस्ट, और टेक्स्ट में टेस्ट जो लिया था उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे हमें ये भी नहीं पता, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए है मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो हर क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलते हैं आपको, 3 मार्क्स मिलते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, आपने कितने आंसर करेक्ट किए उसने बता दिया, हमने 10 आंसर्स करेक्ट किए हैं, दिया है आपको क्वेश्चन में। टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, यानी अगर आपने करेक्ट एवरी करेक्ट आंसर पर कितने नंबर थे, 3। टोटल कितने क्वेश्चंस किए थे करेक्ट आपने, 10, तो कितने नंबर मिल गए आपको,
30 मार्क्स आपके करेक्ट पोर्शन पर थे। ठीक है, नेक्स्ट में है लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ए पार्ट में उसने कहा है इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं वो आपको बताने हैं कि उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे कि जिस पर हमारी नेगेटिव मार्किंग हुई थी। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हमें पता नहीं है उसको हमने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया कि हमारे इनकरेक्ट आंसर कितने थे, एक्स। मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी अगर वो इनकरेक्ट आंसर करती है तो उस पर कितने नंबर मिलते हैं हमको, -1। इनकरेक्ट करते ही हमें उस पर -1 मिला। जब आपको -1 मिला तो सोना ने कितना स्कोर किया, सोना ने 20 नंबर का स्कोर किया। ठीक है, कैसे स्कोर किया, करेक्ट आंसर कितने थे उसके, 30। ठीक है, कैसे किया, 30 नंबर तो उसको करेक्ट सॉल्यूशन पर मिले कि माइनस का इनकरेक्ट आंसर पर कितने मिले, इनकरेक्ट सॉल्यूशन पर एक्स तो इनकरेक्ट थे, नेगेटिव मार्किंग थी -1, यानी इनकरेक्ट सॉल्यूशन इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट सॉल्यूशन करेक्ट आंसर, टोटल 30। ये हो गए। सोना ने कितना स्कोर किया, 20 नंबर का। ओके, 30। अब ये यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 30 + x इज इक्वल टू 20। अब आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो आप सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो मैं यहाँ करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, हमारा जो स्कोर था 20 वो कैसे मिला, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। हमें नहीं पता कि हमारे करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट है। टोटल पेपर था हमारा, उसमें से हमें 20 मार्क्स मिले, तो करेक्ट क्वेश्चन 30 नंबर मिल गए प्लस इनकरेक्ट, तभी तो टोटल होगा आपके पास में 20 का। तो 30 नंबर प्लस x तो आपके इनकरेक्ट आंसर्स थे, उस पर मार्किंग कितनी हुई, -1 की, तो माइनस इंटू प्लस कितना होगा, -30 इक्वल टू 20 नंबर का स्कोर हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, -x को इधर लेकर जाते हैं और 20 को इधर लेकर आ जाते हैं। तो हमने लिया 30, 20 प्लस का है, जब आपने ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया, और हमने इसको x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये किसका हो गया, प्लस का। 30 - 20 कितना हो गया, 10 इज़ इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, जो पहला आंसर वो पूछ रहा था आपसे, फर्स्ट क्या पूछ रहा था, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज शी अटेम्प्ट, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने किए उसने, 10। ओके, तो इनकरेक्ट आंसर कितने थे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितने थे, x, और x की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 10। यानी हमारा जो पहला आंसर था ए पार्ट का वो हमें मिल गया 10। ओके, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो, बी पार्ट में आपसे कह रहा है वो, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर गिवन इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में टोटल कितने वो आपके पास क्वेश्चंस थे, कितने आंसर्स दिए आपने, क्वेश्चंस कितने थे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, जितने आंसर होंगे उतने ही क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा तो हम कभी लिखते नहीं हैं। यानी अगर पेपर में 32 क्वेश्चंस हैं तो आप 32 आंसर्स ही देंगे, 33 नहीं कर सकते। तो आंसर के बेस पर हम जज कर सकते हैं कि उस पेपर में कितने क्वेश्चंस गिवन थे। ओके, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे आपके, करेक्ट आंसर 10, यानी करेक्ट क्वेश्चन कितने थे आपके, 10, हम 10 ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने थे हमारे पास, वो भी 10 थे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट, ये भी हमारे पास में 10 थे। तो हमने टोटल कितने आंसर्स दिए, टोटल आंसर हमारे हो गए 10 इनकरेक्ट 10 करेक्ट, यानी हमारे पास हो गए 10 + 10 20। तो हमारे अगर 20 हमारे टोटल आंसर्स थे तो क्वेश्चन भी 20 ही थे, यानी टोटल क्वेश्चंस हमने कितने कर दिए, टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में 20 ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि उसने कुछ भी क्वेश्चंस छोड़े नहीं थे, उसने सारे अटैम्प्ट किए थे, गलत किए हो या सही किए हो, बट सारे किए थे, और सारे क्वेश्चंस का मतलब था
20 आंसर्स दिए जिसमें 10 रॉन्ग थे, 10 करेक्ट थे और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे पास 20। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ड्यूरिंग a 12 hours period, okay, the temperature which dropped by a fixed value every hour declined 36 degree Celsius. How many degrees did the temperature drop each hour? यानी 12 आवर्स में अगर 36 टेम्परेचर होता है आपके कैलकुलेशन में, तो 1 आवर में हमने कितना टेम्परेचर कैलकुलेट किया, बस इतना बताना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, टेम्परेचर ड्रॉप, क्वेश्चन नंबर 11, टेम्परेचर dropped during 12 hours, dropped during 12 hours is equal to 36 डिग्री सेल्सियस। हमने इतना मेंशन किया टेम्परेचर, तो 1 आवर्स में आप यानी ईच आवर्स में आप कितना टेम्परेचर करेंगे, तो टेम्परेचर ड्रॉप ड्यूरिंग ईच आवर्स, ईच आवर्स का मतलब 1 आवर्स। ओके, ईच आवर्स कितना करेंगे, 12 आवर्स में 36 डिग्री सेल्सियस, तो 1 आवर में डिवाइड बाई 12, 12 3 सा 36 यानी 3 डिग्री सेल्सियस, यानी ईच आवर में हम 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन इंसेक्ट क्लाइम्स 2 centimeter up a slippery rod in 1 second and slips down by 1 centimeter cover the next second. Okay, how many seconds will the insects make to reach the top of the rod 15 centimeter high? यानी वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप इंसेक्ट्स किसी रॉड पर चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो देखो 1 second the insects climbs 2 centimeter up, यानी 1 सेकेंड में वो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाता है, 2 सेंटीमीटर। ओके, और अगले 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में तो वो ऊपर की तरफ गया और नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो आप ये ध्यान से देखो, 1 सेकेंड में 1 स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ गया, 2 सेंटीमीटर यानी 1 ये और ये 2 यानी 2 सेंटीमीटर वो ऊपर आ गया 1 सेकेंड में, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट किया और 1 सेकेंड में वो 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अब वो कितना ऊपर है, वो 1 सेंटीमीटर ही ऊपर है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि in 1 second the insects climb 2 centimeter up, next 1 second slip down 1 centimeter नीचे की तरफ गिर गया। 2 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की नेक्स्ट 2 सेकेंड में, क्योंकि 1 सेकेंड में तो वो 2 सेंटीमीटर की कर पाया और नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 1 सेंटीमीटर डाउन नीचे की तरफ हो गया। 1 सेकेंड यहाँ वेस्ट किए, 1 सेकेंड गिरने में वेस्ट किए, तो टोटल कितने हो गए 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसने सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की 1, क्योंकि 2 चढ़ा था तो 1 नीचे की तरफ आ गया। ओके, 1 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको कुछ इस तरीके से कि 4 सेकेंड में वो कितना कवर कर लेगा क्लाइंब, 2 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। 6 सेकेंड में उसने कितना कवर कर लिया, 3, ये तो 1 सेंटीमीटर ही चलेगा आपकी कैलकुलेशन में, और ये 2 सेकेंड का गैप है। 8 सेकेंड में कितना कवर किया उसने, 4।
इसका जस्ट हाफ, यानी जितना वो सेकंड ले रहा है उसका हाफ उसने डिस्टेंस को कवर किया। अगर 2 सेकंड ले रहा है तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की, अगर 4 सेकंड लेगा तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन की, 10 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की। ऐसे हमको बताना है फाइनल आंसर कि अगर वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर, ये रॉड है, रॉड पर अगर वो 15 सेंटीमीटर पर टॉप पर आ जाता है तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ तक आने में। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत लंबी टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा मैं यहाँ से स्किप कर देती हूँ, डायरेक्ट जंप लगा देते हैं। ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई। सो अगर हम 20 सेकंड ले लेते हैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सो भी लिख देती हूँ कि 10 ले लिया, 11, 12, अगर 20 सेकंड है तो उसका जस्ट हाफ हमारे पास डिस्टेंस है, तो 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ से एक बार कैलकुलेशन में देख ली कि जितना सेकंड होता है उसका जस्ट हाफ हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर मेरे पास 20 सेकंड है तो 11 सेंटीमीटर, 22 सेकंड है तो 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 23 सेकंड है तो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 24 सेकंड, आपको ये कंटिन्यू ही करना है सारा नीचे, ओके। 24 सेकंड की डिस्टेंस है तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई। 24 के बाद है 25 सेकंड की डिस्टेंस कवर की, 25 सेकंड लगा दिए तो हम रॉड पर कितने ऊपर टॉप पर पहुंच गए, 14 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर 22 हो गया, 22 के बाद है 4, 2 सेकंड का वो है ना गैप, 26, आई होप आई एम करेक्ट। 26 के बाद है हमारा 28, माय राइट। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा 2 सेकंड का गैप था, 20 के बाद 22, 24, 26, 28 और इसका जस्ट हाफ हमारे पास क्या था, हाइट। अब हमारे पास 28 सेकंड में 14 सेंटीमीटर आ गया। वो पूछ रहा है आपसे कि 15 सेंटीमीटर में अगर हम यहाँ पर 15 सेंटीमीटर करते हैं तो आपके पास कितना सेकंड, यानी कितने सेकंड का टाइम लेंगे आप। एक बार अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो हम कितने सेंटीमीटर का टाइम लेंगे उसके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 15 के लिए अगर हम यहाँ पर करें 30 सेकंड तो हमारा आंसर आ रहा है रॉन्ग। अगर हम 1 सेंटीमीटर उसमें कम कर दें, स्लिप डाउन, जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं होगा। आंसर कह रहा है 27 सेकंड। तो आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे, देखो ये करेक्ट है, अपना मेथड बिल्कुल सही है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या, अगर हम 13 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच गए हैं, अगर मैं 13 के बाद आपसे कहूँ डायरेक्ट हम 15 सेकंड, यानी हमने 2 सेंटीमीटर का जंप किया, तो इंसेक्ट कितना टाइम में ऊपर पहुंचेगा, 1 सेकंड में। यानी अगर हम 13 स्टेयर्स होती हैं आपकी, उसमें अगर हम 13 पर हैं और हमें 15 पर जाना है तो डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं, एक स्टेप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 15 पर पहुंच गए, एक हमने गैप कर दिया, तो हमने कितना टाइम लिया, 1 सेकंड में हमने 2 सेंटीमीटर की जंप ले ली। अगर 13 से हम डायरेक्ट 15 पर जाते हैं तो सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है। 26 के बाद हम किस पर आ गए, 27 सेकंड पर, यानी 27 सेकंड इट्स क्लाइंब इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी हमने 1 सेकंड में डायरेक्ट 2
सेंटीमीटर की जंप लगा दी। 13 तक तो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन की, 13 के बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट 15 पर आए, और 15 तक आने के लिए हमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है, यानी 2 सेंटीमीटर 13, 14, 15, और हमने 1 सेकंड का टाइम लगाया ऊपर जाने के लिए, नीचे नहीं आ रहे। स्लिप होने के लिए 1 सेंटीमीटर लगता है, लेकिन हम तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर का अगर हम जंप डायरेक्ट लेते हैं तो हम सिर्फ 1 सेकंड लगाएंगे। 26 के बाद हम डायरेक्ट 27 पर आ गए। ओके, यानी 15 सेंटीमीटर रॉड पर पहुंचने के लिए हमने 27 सेकंड का टाइम लिया। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर, द insect took 27 seconds to reach the top of the rod 15 सेंटीमीटर हाई। ओके, 15 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए इंसेक्ट ने 27 सेकंड का टाइम लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्ट विथ इंटीजर 2। हम 2 से एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 ऐड -3 इट 2। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो, हम 2 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने ऐड किया क्या, -3 को ऐड किया, क्या आंसर आएगा, 2 प्लस इंटू -3, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, उसने ये कहा था स्टार्ट विद इंटीजर 2 ऐड -3 इट 2, मल्टीप्लाई द आंसर बाय 10। जो भी नव आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, और वो भी किसका, प्लस का, यानी -1 में हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, क्या आंसर आ गया, -10। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में कहा है कि जो आंसर आएगा उसमें से आप क्या माइनस करोगे, 5। ये आंसर है -10, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -5, दोनों नंबर माइनस किए, क्या हो गया, माइनस का 50। जो वो कह रहा है बिल्कुल उसी के स्टेप हम कर रहे हैं। नाउ डिवाइड द रिजल्ट बाय 3, यानी जो भी रिजल्ट आया उसमें हमने 3 से डिवाइड किया। -15 में हमने डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, 3 5 15 -5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कहा है उसने एंड देन ऐड 40, और लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें क्या ऐड करना है आपको, 40, यानी -5 में हमको ऐड करना है 40, तो प्लस का 40 माइनस का 5, क्या आंसर आ गया, 35। उसने कहा व्हाट नंबर डू यू गेट एट लास्ट, लास्ट में क्या नंबर मिला, लास्ट में हमको 35 मिला, यही आंसर है। ओके, पहले प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर डिवाइड, फिर प्लस, जो फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर आया वो क्या था, 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, वैभव इज एन enthusiastic sports boy. Okay, while practicing long jump he managed 90 सेंटीमीटर ऑन द फर्स्ट डे। उसने फर्स्ट डे में 90 सेंटीमीटर की जंप को मैनेज किया। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ही मैनेज्ड टू जंप 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन प्रीवियस डे एंड सो ऑन। मतलब उसने सेकेंड डे 2 सेंटीमीटर की जंप को और इंक्रीज कर दिया, कंटिन्यू किया। ऑन द 6th डे तक उसने जंप को ऐसे ही रखा कंटिन्यू। हाउ लॉन्ग डिड ही जंप, वो कितनी ज़्यादा जंप उसने 6th डे तक कंप्लीट कर ली, ओके, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट किया हुआ है। फर्स्ट डे, पहले दिन वैभव ने कितनी सेंटीमीटर की जंप की, 90 सेंटीमीटर की। फ्रॉम सेकेंड डे 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, सेकेंड डे से कंटिन्यू किया। यानी अगर आप मंडे को 90 सेंटीमीटर की जंप करते हो तो मंडे के बाद नेक्स्ट डे सेकेंड यानी ट्यूसडे से कंटिन्यू आपने जंप किया सैटरडे या संडे तक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 डेज, यानी सैटरडे तक आपने कंटिन्यू जंप किया
2 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी इंक्रीज करते गए आप जंप को। तो सेकेंड डे से 6th डे तक कितने डेज होते हैं आपके पास? 5 डेज। ओके, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, यानी हमने 5 डेज तक कंटिन्यू 2-2 सेंटीमीटर की जंप को इंक्रीज किया। तो टोटल हमने कितनी जंप को इंक्रीज कर दिया? यानी फर्स्ट डे 2 सेंटीमीटर किया, कितने डेज तक किया? 5 डेज तक किया। 5 2 10, यानी हमने 5 डेज में 10 सेंटीमीटर की जंप को और ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बतानी है 6th डे, यानी फर्स्ट डे इतनी थी, 5 डेज में इतनी थी, तो 6 डेज में टोटल कितनी जंप कर ली आपने? तो आप क्या लिख सकते हो? 6 डेज, यानी उसने आपसे क्या पूछा है फाइनल में, ऑन द 6th डे हाउ लॉन्ग डिड ही जंप? 6th डे के टोटल जंप इज इक्वल टू फर्स्ट डे में कितनी जंप थी? 90 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट 5 डेज में उसने कितनी जंप कर ली? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो गई? यानी उसने 6 डेज में फाइनल मंडे से लेके सैटरडे तक टोटल कितनी जंप कर ली उसने? 100 सेंटीमीटर की टोटल जंप कर ली। ओके, ये आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस moved up by a positive integer and distance moved by a negative integer, then answer the following. A submarine vertically down in the water at a speed of 4 meter per minute, यानी वो नीचे की तरफ वर्टिकली नीचे की तरफ जाती है सबमरीन 4 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में सबमरीन 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो आपको बताना है 60 मिनट में सबमरीन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 4 × 60 इज इक्वल टू 240 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगी। यानी जो फर्स्ट आंसर है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर? 1 आवर के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? यानी 1 मिनट में 4 मीटर पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर करना? 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना, 1 मिनट। ठीक है, यानी इन 1 मिनट सबमरीन गोज डाउन 4 मीटर। 1 मिनट में उसने 4 मीटर की डिस्टेंस करी, तो 1 आवर, 60 मिनट का मतलब है 1 आवर। 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 4 × 60, मिनट में ही कैलकुलेशन है, तो आपने लिख दिया 440 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड है, इफ़ द सबमरीन बिगिंस टू कम अप, ऊपर की तरफ आ रही है फ्रॉम द डेप्थ, नीचे से ऊपर की तरफ 58 मीटर तक वो आ सकती है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 12 मिनट, यानी 12 मिनट के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी अगर ऊपर आने की स्पीड 3 मीटर पर मिनट होती है। यानी वो आपसे कह रहा है अगर नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ऊपर से नीचे तो बहुत स्पीड से जाती है, 1 मिनट में 4 मीटर की स्पीड से नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो वो 1 मिनट में 3 मीटर ही कवर कर पाती है। तो 12 मिनट के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? 1 मिनट में 3 मीटर, तो 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ऊपर आने में? 3 × 12, इसका मतलब कितना हो गया? 36 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी ऊपर आने में। इनिशियल पोजीशन क्या है सबमरीन की? 58 मीटर। 12 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 36। तो अभी कितनी कंडीशन और रह गई है कि इतने मीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? 58, यानी इनिशियल पोजीशन ऑफ सबमरीन 58 मीटर। इट्स पोजीशन आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद उसकी पोजीशन कितनी है? 36। तो 58 इनिशियल पोजीशन में से 12 मिनट की जो पोजीशन है वो माइनस करो, क्या आंसर आ गया? 22 मीटर। ओके, फर्स्ट आंसर ए पार्ट का ये है आपका, और बी पार्ट का आंसर आपका ये है। ओके, ये आप नोट कर सकते हो।
ओके, आई होप कि थर्ड क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए या नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।